अस्सलाम वालेकुम वड्डे भाई नालो जेरे बाहर होंदे ने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे वो वीडियो देख के एहसास हुआ कि मुझे कुछ तजर्बात अपने आप के साथ भी शेयर करने चाहिए ताकि आप लोगों के भी कुछ इल्म में इजाफा हो, कुछ तजर्बात में इजाफा हो और एक एहसास जो हमारे दिलों में हमारे दिमागों में होता है कि हम क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक से ताल्लुक रखते हैं तो वहां पर कोई भी चीज ठीक नहीं है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। हमारे पास भी कुछ सहूलतें कुछ नेमतें ऐसी हैं जो यहाँ हमें तरक्की याफ्ता ममालिक में आके भी मैसर नहीं होती। उसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल हेल्थ सिस्टम की दूंगा यहाँ के। ये मेरा एक ज़ाती ख्याल है जो मेरे ज़ाती मुशाहिदों और जो मैंने अपने दोस्तों से, अपने अकरबा से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो मैंने बातें, जो मैंने तजर्बात, जो मैंने मामलात सुने हैं उनके मुताबिक है। आज इस मौजू पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसका ख्याल एक वीडियो देख के आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, डॉक्टर शीन मीम काफ इस तरह का कोई नाम था, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो जनाब ये अताई लोग और ये हम इन सब लोगों को देख के ये समझते हैं कि हमारे पास सभी के सभी इसी तरह के हैं। दर हकीकत ऐसा नहीं है। मैं आपको अपने एक दोस्त का वाकया सुनाता हूँ जो उसने मेरे साथ शेयर किया। वो कहता है कि जब मैं यहाँ नया नया आया तो ये कोविड से पहले की बात है, बिल्कुल पहले की। उस टाइम पे कोविड सिर्फ चाइना में था और पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। कहता मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मेरे आने के 2-3 महीने के बाद कोविड यहाँ पर भी आ चुका था, यूरोप में आ चुका था और हालात खराब होने शुरू हो गए थे, लॉकडाउन लगने शुरू हो गए थे। तो वो कहता है कि अभी लॉकडाउन शुरू हुए थे तो मुझे एक प्रॉब्लम हो गई, मेरा नाक बंद हो गया राइट साइड से, बिल्कुल कहता है सांस नहीं आता था। कहता शुरू में मैंने सोचा कि शायद म्यूकस वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा। कहता कुछ अरसा गुजरा और हालात बद से बदतर होते गए और कहता मुझे उसकी 2 तकलीफ होने शुरू हो गई। वो तकलीफ ये थी कि एक तो उसने मुझे बताया कि सांस बिल्कुल नहीं आती थी उसको एक साइड से, और दूसरे नंबर पर उसको नाक में से एक रतूबत थी जो बहती रहती थी हमेशा। कहता मैं इतनी अजियत में चला गया कि हर वक्त टिश्यू मेरी जेब में रहता था। अब वो क्योंकि मेरा पार्ट ऑफ लाइफ बन गया था टिश्यू पेपर, तो कहता है मेरी जेबें हमेशा टिश्यू पेपर से भरी रहती थी, साफ और यूज, क्योंकि हर जगह पर डस्टबिन भी अवेलेबल नहीं होती थी। मैं जहां जाता था टिश्यूज का एक ढेर मेरे साथ मौजूद होता था। कहता घर वाले भी तंग आने शुरू हो गए, सम टाइम अनइंटेंशनली, बेध्यानी में कभी टिश्यूज कहीं पर रह भी जाने तो घर वालों ने भी बुरा मनाना कि भाई ये क्या है। लेकिन ये बात लंबी होते 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 कई महीनों पर चली गई, लेकिन मसले का हल कोई नहीं निकल रहा था क्योंकि कोविड चलना शुरू हो गया। कोविड का दौर था और अपॉइंटमेंट्स जो थी वो सिर्फ ओवर द फोन हो रही थी। ऊपर से मेरा मसला क्योंकि नाक का था तो वो भी उसी से रिलेटेड है। शायद वो लोग ये समझ रहे थे डॉक्टर्स के कोविड से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है। तो जनाब वो उसने मुझे बताया कि ये बात बढ़ते बढ़ते 4 महीने 5 महीने तक चली गई और डॉक्टर्स उसको सिर्फ ये कहते थे, डॉक्टर्स भी उसी की बात के साथ एग्री कर रहे थे। वो ये बात थी कि म्यूकस है, आपके नाक में म्यूकस है। वो उसी की दवाइयां उसको दे रहे थे। वो दवाइयां यूज करता रहा, डिफरेंट मेडिसिन उन्होंने दी कि ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, ये यूज कर लें। वो जीपी की बताई हुई दवाइयां यूज करता रहा। तो अच्छा यहाँ पर ना
ऐसा नहीं होता कि आप वॉक इन कहीं पर भी चले जाएं। अगर आपको नॉक का प्रॉब्लम है, गले का है, तो आप ईएनटी के पास चले जाएं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास डायरेक्ट चले जाएं, आपको गायनी के पास जाना है आप डायरेक्ट चले जाएं। नहीं, आप किसी के पास नहीं जा सकते। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड जीपी होता है। हर इलाके का एक, आप समझे कि एक क्लिनिक होता है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पर आप उस एरिया के जीपी में जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और आपको हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहीं पर अपॉइंटमेंट लेके वहीं पर जाना पड़ता है। आप डायरेक्ट किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते। फिर आपको आपका जीपी रेफर करता है, और जीपी के रेफरेंस से आपको अपॉइंटमेंट आती है, तो आप जाके स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पर जनाब जो एक दिक्कत है, और बाकी के जो मामलात हैं मेडिकल सिस्टम के, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। एक पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो अभी जो मैं आपको बात बता रहा था वो ये थी कि कई महीने गुजर गए, उसके जीपी ने उसको रेफर नहीं किया ईएनटी के पास। तो वो जो सा था अभी मेडिसिन यूज कर रहा था, वही वाली जो सी मेडिसिन उसको जीपी दे रहा था, और जीपी जैसे जैसे मेडिसिन चेंज करता था तो वो उसके साथ चेंज करके कंडीशन बता देता था। तो कहता है यार कंडीशन चेंज कोई नहीं हो रही थी। कहता है मेरा इस तरीके से कोई 9-10 महीने का टाइम गुजर गया, लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं हुआ। उसके बाद उसने मुझे बताया कि उसका हॉलीडे के लिए जाना हुआ वापस अपने मुल्क में। जब वो वापस अपने मुल्क में गया तो उसने पहले ही दिन जाते साथ ही उसने अपॉइंटमेंट ली ईएनटी के पास, और वहां गया तो डॉक्टर्स ने उसको नेजल पॉलिप्स डायग्नोस किए। अच्छा, वो परेशान हो गया। उन्होंने बताया इसको कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसका ऑपरेट होगा। और भी कॉम्प्लिकेशंस बताई डॉक्टर्स ने उसको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके क्या क्या खतरात हो सकते हैं, क्योंकि इसको इस बात को 9-10 महीने गुजर चुके थे सफर करते हुए। नेक्स्ट डे उसने सेकंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे ईएनटी से कांटेक्ट किया, और इसी तरह उसने 2-3 ईएनटीज के साथ कांटेक्ट किया ताकि वो सेकंड थर्ड ओपिनियन ले सके। तो जनाब इस तरह से ये मामला हुआ कि 9-10 महीने सफर करने के बाद उसने अपने मुल्क में जाके अपनी बीमारी का इस तरीके से इलाज करवाया और इलाज हुआ। तो जनाब ये था एक वाकया, और आप मेरी बात सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो अपनी अद्वियात जो यहाँ इस्तेमाल करता था वो उनको अपने साथ लेकर गया हुआ था। जब उसने अपनी वो अद्वियात अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाई तो उसने ये बात करके मेरे उस अजीज को हैरान कर दिया कि भाई ये अद्वियात तो तुम्हारी उस बीमारी की हैं ही नहीं जो तुम्हें लाहक है। तो जनाब इस तरीके से भी मामलात हो जाते हैं। एक और आपको मैं बात बताता हूँ। मुझे एक और मेरे दोस्त ने बताई कि उसको उसके पाँव में इन्फेक्शन हो गया, फिंगर्स में, टोस में, उंगलियों के दरमियान में उसको एक अलग इन्फेक्शन हो गया, और उंगलियों के ऊपर उसको एक अलग इन्फेक्शन हो गया। उसके साथ उसको मुसीबत ये आई कि उस इन्फेक्शन की वजह से उसके पाँव की उंगलियों में पीप पड़ जाती थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता से वो रतूबत जो थी वो खारिज होती रहती थी। अब वो जो रतूबत निकलती रहती थी उसके लिए उसको बड़ी तकलीफ थी। इलाज के लिए वो अद्वियात इस्तेमाल कर तो रहा था, लेकिन मसला ये था कि अद्वियात से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अब क्योंकि उसको अद्वियात से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ सकता था, जॉब पर भी उसको जाना होता था। तो यहाँ पर जॉब पे जाने के लिए आपको शूज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। आप शूज ही पहन सके जा सकते हैं, बंद शूज जो उनसे होते हैं आप वही पहन के जा सकते हैं अपनी जॉब्स पे।
تو وہ جب بند شوز پہنتا تھا اس سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس نے آپ کا اندازہ لگائیں کہ اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک ٹیشو پیپر یا کچھ اس طرح سے اس سے ملتی جلتی کوئی چیز اس نے استعمال کرنی شروع کر دی کہ جس کے تھرو وہ پاؤں سے نکلنے والی رطوبت کو اس میں جذب کر سکے. اتنے اس کے برے حالات ہو گئے اور وہ اس تکلیف سے اس نے مجھے بتایا کہ وہ تقریباً 1 سال مختلف ادویات استعمال کر کے تو گزرتا رہا ہے لیکن اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 سال اس نے اس طریقے سے سفر کیا اور اس کے بعد اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جہاں سے بورن برٹش بھی امپریسڈ ہو گیا. وہ اس طرح سے کہ جب وہ مریض اینول ہالیڈیز پہ اپنے ملک جانے لگا تو صرف وہ گھومنے پھرنے کی غرض سے اپنے ایک بورن برٹش دوست کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. اب جب وہ اپنے ساتھ اپنے دوست کو لے کے گیا اور اس کا دوست اس کے ساتھ اس کے ملک میں سکن ہاسپٹل میں گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ اپنا چیک اپ کروایا تو دوستو وہاں ہوا یہ کہ آن دا اسپوٹ جیسے نارملی ہوتا ہے ڈاکٹر نے آن دا اسپوٹ وہاں پر اس کے جو زخم تھے ان کا سیمپل لیا اور سیمپل لے کر اور جب آن دا اسپوٹ ود ان ہاف این آور اور این آور جب اس کے ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا تو وہ بورن برٹش بھی یہ چیز دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار اس طریقے سے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو یہ 2 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو نارملی فیس ہوتے ہیں. آپ کو یہ حیرانگی ہوگی یہ بات سن کے کہ میرا ایک عزیز وہ مجھے اس نے جو واقعہ سنایا کہ وہ ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا اپنے ملک میں اور جب وہ واپس آنے لگا تھا تو واپس آنے سے 1 دن پہلے اس کے بچے کو چوٹ لگی, وہ گرا اور چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کے اوپر بموں والے حصے پہ وہاں پر ایک کٹ آ گیا. جب وہ اس کو لے کے ڈاکٹر پہ گیا پاکستان میں, یہ پاکستان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب وہ پاکستان گیا اب ڈاکٹر کے پاس تو وہاں پر سٹیچز لگے اس بچے کو اور وہ سٹیچز ایک سرجن نے لگائے. اس سرجن نے وہ سٹیچز جو تھے وہ ایک میٹیریل سے لگائے, اس کو پرولین بولتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایک نفیس میٹیریل ہوتا ہے, بہت تھن ہوتا ہے, بہت زیادہ تھن ہوتا ہے, ایکسپینسو بھی ہوتا ہے. اچھا دوستو وہ بڑا تھن میٹیریل ہوتا ہے. اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اس کا نشان نہیں آتا سکن پہ, دوسرے نمبر پہ وہ سٹیچز ان سٹچ نہیں کروانے پڑتے, وہ آٹومیٹکلی ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹیچز کہاں پر لگے ہیں. اچھا وہ سرجن نے سٹیچز لگا دیے اور سرجن نے میرے عزیز کو بولا کہ یہ سٹیچز ان سٹچ کروانے پڑیں گے, یہ آٹو ڈائلیوٹ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بوموں پہ لگے ہیں اور یہاں پر وہ آٹو ڈائلیوٹ نہیں ہونے, لیکن ان کو ان سٹچ کرے گا سرجن ہی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرا جو عزیز تھا اس نے جو بھی انفارمیشن تھی وہ ریٹرن لے لی سرجن سے اور وہ لے کے یہاں انگلینڈ آ گئے. اب جب وہ یہاں انگلینڈ پہنچے تو سب سے پہلا مشن یہ تھا کہ اپوائنٹمنٹ لی جائے تاکہ ٹائملی سٹیچز ان سٹچ کیے جا سکے. یہاں پر آتے ساتھ ہی, یہاں لینڈ کرتے ساتھ ہی وہ لوگ اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں بزی ہو گئے کہ جی اب اپوائنٹمنٹ ہم ایز سون ایز پوسیبل لے لیں. انہوں نے جا کے جی پی میں ساری ڈیٹیل دکھائی اور انہوں نے اپوائنٹمنٹ لے لی.
डिटेल बताने के बाद अपॉइंटमेंट ली, लेकिन जीपी का जो अमला था, वहां पर जो स्टाफ था जनाब, वो ये स्टिचेस देख के इतना हैरान हुआ। उसने कहा यार ये बहुत ही किसी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस डॉक्टर ने ये स्टिचेस लगाए हैं, इतने फाइन स्टिचेस हमने आज तक नहीं देखे। ये स्टाफ का बयान था जो स्टाफ ने वहां पे दिया कि हमने इतने फाइन स्टिचेस आज तक नहीं देखे। अब वो स्टिचेस जब अनस्टिच होने थे, वो एक नया मिशन स्टार्ट हो गया। आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात सुन के कि यहाँ पर उसने वो स्टिचेस अनस्टिच किस मुशक्कत के बाद करवाए। उसने जब इंतजार किया, जब अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया, वो अनस्टिच करवाने के लिए गए, तो कहता मैं वहां पे थोड़ा हैरान हो गया। जिस स्टाफ ने स्टिचेस देखे, काफी देर तक वो उसको ऑब्जर्व करता रहा और उसके बाद उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे इनका आइडिया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्टिचेस कैसे लगे हुए हैं और ये क्या चीज है। मैं आपको रेफर करता हूं एक और जगह पर, आप उस सर्विस सेंटर में जाएं और वहां पर आपको वो लोग एंटरटेन करेंगे। नेक्स्ट डे मेरे दोस्त ने फिर वहां से छुट्टी ली और छुट्टी लेके तो वो अगली जगह पे चला गया अपने बच्चे को लेके। अब जब वो अगली जगह पे गया तो वो उसने मुझे बताया, कहता यार वहां पर फिर वही निजाम शुरू हो गया कि अब उनको भी समझ में ना आए बात कि ये हुआ क्या हुआ है। कहता उन्होंने कुछ काम शुरू तो किया लेकिन उनसे कंप्लीट नहीं हो सका। अब क्योंकि उनसे कंप्लीट नहीं हो सका, वो 6 बी चुके थे, तो उन्होंने इसको इमरजेंसी बनाकर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। अब जब वो मेरा दोस्त उसको लेके फौरी तौर पे ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल चला गया। अब जब हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, उन्होंने वो स्टिचेस देखे और उनको बात समझ में आ गई कि ये क्या होना है। उन्होंने नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट फिर दी कि आप कल आए, कल यहाँ पर हमारे पास सर्जन ऑन ड्यूटी होगा और वो सर्जन जो है वो इनको अनस्टिच करेगा। ये अगले दिन अपने बच्चे को लेके दोबारा चला गया और हर कोई यही कहता जाए, यही तारीफ करे कि जी हमने इतने फाइन स्टिचेस आज तक नहीं देखे, हमने इतने फाइन स्टिचेस आज तक नहीं देखे। तकरीबन 1 हफ्ते की मुशक्कत के बाद, 1 हफ्ते की रोज अपॉइंटमेंट के बाद फाइनली वो इस जगह पे पहुंचा कि वो स्टिचेस को अनस्टिच करवाए और इस मसले से जान छूटे। तो जनाब वो 1 हफ्ते के बाद जान छूटी इस तरीके से। ते इस वास्ते तुसी जिथे जिथे रहंदे हो, जेरे जेरे मुल्क तो वेख रहे हो, जेरे जेरे शहर तो वेख रहे हो, जो जो तुहाडा तजर्बा है अपने तजर्बे नू एदे नाल कंपेयर करो ते शुक्र करो कि जिथे जिथे तुहाडा इलाज हो जाता है, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ करा लेंदे हो। तो ये एक तजर्बे की बात थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। ये भी एक रंग है यहाँ इंग्लैंड का। तो NHS सिस्टम क्या है यहाँ का, मैं आपको NHS सिस्टम एक और वीडियो बना के तो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे NHS सिस्टम किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से यहाँ पे लोग अपना इलाज अगर ज़रूरत पड़ जाए तो करवाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा NHS सिस्टम।